डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सक्सेसफुल एकेडमी में। और गाइस, मैं राहुल मिश्रा आज डिस्कस करने जा रहा हूँ ग्राम विकास एवं समाज का लेक्चर नंबर 5। इससे पहले गाइस हम 4 लेक्चर ग्राम विकास के कवर कर चुके हैं और हम लेखपाल के बारे में पढ़ रहे थे। हमने लास्ट वीडियो में लेखपाल का इंट्रोडक्शन कवर किया था, उसमें आज हम उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और आज हम जानते हैं कि लेखपाल के पास कौन कौन से महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जिनके द्वारा वह अपने कार्य संपन्न करता है। तो चलिए गाइस, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो बात करें लेखपाल के प्रमुख कागजात की। लेखपाल के पास जो महत्वपूर्ण कागजात होते हैं उनमें से पहला जो इम्पोर्टेंट कागजात है वो है आपका खसरा। खसरा, तो खसरा के बारे में गाइस आपने ज़रूर सुना होगा। आज हम समझते हैं कि खसरा वास्तव में होता क्या है और लेखपाल इसे अपने पास क्यों रखता है और लेखपाल इस कागजात के द्वारा किस प्रकार के कार्यों को संपन्न करता है। इन सभी पहलुओं को हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि इसका वर्णन कहाँ पर है और लेखपाल इसका प्रयोग कैसे करता है। तो मैंने आपको बताया था कि लेखपाल के जितने भी कृत्य होते हैं उन सभी का वर्णन कहाँ है, लैंड मैन्युअल रिकॉर्ड्स में है। कहाँ पर है, लैंड मैन्युअल रिकॉर्ड्स में। तो गाइज आप बोलोगे, यहाँ से पहला पॉइंट तो यही बन जाएगा कि लैंड मैन्युअल रिकॉर्ड्स, जहाँ पर क्या होते हैं, लेखपाल के सभी कार्यों के बारे में उनका वर्णन किया गया है। तो लैंड मैन्युअल रिकॉर्ड्स के पैरा 55 में 55 में लैंड मैन्युअल रिकॉर्ड्स के पैरा 55 में चित्र अनुरक्षित करने के लिए, चित्र अनुरक्षित करने के लिए प्रत्येक लेखपाल अपने हलके में, प्रत्येक लेखपाल अपने हलके में, हलके को क्या कहा जाता है गाइस, आप तो पता जानते ही हैं, पहले भी हम लास्ट वीडियो में इसको कवर कर चुके हैं। गाँव को हलके बोला जाता है। किसी लेखपाल के अंडर में कितने गांव हैं तो आप उसको ऐसा बोल सकते हो कि लेखपाल का जो हलका है उसमें कितने गांव आते हैं। 1 आ सकता है, 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं। तो लेखपाल के अंडर में हम बोलेंगे कि वो है अपने हलके में, प्रत्येक लेखपाल अपने हलके में प्रत्येक वर्ष 3 बार दौरा करेगा, 3 बार दौरा करेगा। इस दौरे को भी हम समझेंगे, इसको पड़ताल कहा जाता है। इसके बारे में भी हम जानेंगे कि वह क्यों 3 बार दौरा करता है। इसके बारे में भी हम जानेंगे। 3 प्रकार की फसलें होती हैं तो वो 3 बार दौरा करता है, उनकी क्या टाइमिंग होती है, सभी के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि लैंड मैन्युअल रिकॉर्ड्स के पैरा 55 में 55 में चित्र अनुरक्षित करने के लिए प्रत्येक लेखपाल अपने हलके में प्रत्येक वर्ष 3 टाइम्स दौरा करता है। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है कि इसका वर्णन कहाँ पर है। तो पैरा 55 में है, कहाँ है, लैंड मैन्युअल रिकॉर्ड्स में है। क्या काम होता है, किस लिए, तो चित्र अनुरक्षित करने के लिए। अब बात आती है चित्र की, तो खसरा वास्तव में है क्या। तो गाइज हम बोल सकते हैं कि एक प्रकार का ये नक्शा ही होता है। क्या होता है, एक प्रकार का नक्शा ही होता है। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, सजरा इसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सजरा। तो होता क्या है कि सजरा या जो नक्शा होता है गाइज, तो गांव में क्या होता है कि गांवों को पट्टियों में विभाजित कर दिया जाता है। प्रत्येक गांव को पट्टियों में विभाजित कर दिया जाता है। हम ऐसा बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने मान लिया कि विभिन्न पट्टियाँ विभाजित कर दी। एक पट्टी हो गई, यहाँ पर दूसरी पट्टी हो गई, तीसरी पट्टी। तो गाँव को पट्टियों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक पट्टी का एक नंबर होता है, अलग अलग नंबर। प्रत्येक पट्टी का क्या होता है, एक अलग अलग नंबर दे दिया जाता है। ठीक है, किसके नाम में पट्टी है, ये सभी वर्णन लिखे होते हैं खसरा में। और ये भी होता है कि उसमें कौन सी फसल उगाई जा रही है, ये सब लिखा रहता है खसरे में। पट्टी नंबर लिखा रहता है, किसके नाम में है और कौन सी फसल उसमें उगाई जा रही है,
इन सभी का वर्णन होता है खसरे में। खसरा है क्या? डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो खसरा एक कानूनी दस्तावेज ही होता है। क्या होता है? कानूनी दस्तावेज ही होता है। अगर आप इसकी लैंग्वेज पे जाओगे, इसकी परिभाषा पे जाओगे, तो आधे पेज की परिभाषा हो जाएगी, आप याद नहीं कर पाओगे। तो इसलिए समझने का प्रयास करिए। खसरा की परिभाषा को हम कैसे बना सकते हैं? हम ऐसा बोल सकते हैं, विभिन्न कृषि पहलुओं, विभिन्न कृषि तथ्यों, ऐसा बोल सकते हो, विभिन्न कृषि तथ्यों व प्रमुख चित्र अनुरक्षित करने के लिए लेखपाल अपने हलके में जब 3 बार दौरा करता है और जो भी उसमें कृत्य होते हैं उनका वर्णन उसमें ऐड करता है या उसमें नोट करता है या उसमें लिखता है, तो वही क्या कहलाता है? आपका खसरा कहलाता है। ये आप बोल सकते हो। आप यहाँ पर एक और इसकी परिभाषा को बना सकते हो, कृषि आंकड़े और खतौनी के लिए। खतौनी भी गाइस हम पढ़ेंगे कि खतौनी क्या होती है, इसके बारे में भी हम समझेंगे। कृषि आंकड़े और खतौनी के लिए जिन तथ्यों की आवश्यकता होती है, जिन तथ्यों की आवश्यकता होती है वह खसरा कहलाता है। कृषि आंकड़े और खतौनी के लिए जिन तथ्यों की आवश्यकता होती है वह क्या कहलाता है? आपका खसरा कहलाता है। ऐसा भी बोल सकते हैं कि वह खसरे में लिखा जाता है। वो कहाँ लिखा जाता है? वह खसरे में लिखा जाता है। तो आप याद रखेंगे, कृषि आंकड़े और खतौनी के लिए जिन तथ्यों की आवश्यकता होती है वो सभी तथ्य कहाँ होते हैं? आपके खसरे में ऐड किए जाते हैं। ठीक है, यह एक ऐसा कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें गांव के ज़मीन के मालिक के बारे में और कौन सी फसल उगाई जा रही है उन सभी पहलुओं के बारे में लिखा होता है। तो आपका ये क्या कहलाता है? खसरा कहलाता है। चलिए गाइस, अब हम देखते हैं अगला प्रमुख कागजात कौन सा है। यहाँ पर एक और पॉइंट गाइस बन जाएगा, खसरे में कितने खाने होते हैं। ये लास्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, मुझे याद आ गया है। तो आप याद रखेंगे, खसरे में 22 खाने होते हैं। कितने खाने होते हैं? कुल खानों की संख्या है 22। तो आप इसको यहाँ से ऐड कर लेंगे। खसरे में जो खाने होते हैं वो 22 खाने होते हैं। चलिए गाइस, हम देखते हैं अगला प्रमुख कागजात कौन सा है जो लेखपाल। अगले डॉक्यूमेंट के बारे में हम बात करते हैं। तो अगला कागजात कौन सा होता है? अगला कागजात होता है खतौनी, जो कि लेखपाल के पास रहता है। अब अगर बात करें तो खतौनी का वर्णन कहाँ पर है? इससे पहले जैसे हमने पढ़ा गाइस, खसरों का वर्णन आपका लैंड मैनुअल रिकॉर्ड्स के पैरा 55 में था। तो अगर हम खतौनी के बारे में बात करें तो इसका वर्णन भू राजस्व में नहीं है। इसका वर्णन भू राजस्व में कहीं पर भी नहीं है। आप इस चीज़ को याद रखेंगे। इसके अलावा गाइज आपको याद रखना है कि एक एनुअल रजिस्टर होता है। क्या होता है? एनुअल रजिस्टर, जिसे हम वार्षिक रजिस्टर हिंदी में बोलते हैं, वार्षिक रजिस्टर। केवल इसका ही वर्णन किया गया है। तो एनुअल रजिस्टर या आपका जो वार्षिक रजिस्टर होता है, तो एक्ट या अधिनियम की धारा 33 में इसका वर्णन किया गया है। तो वार्षिक रजिस्टर को ही एक प्रकार से हम क्या बोल देते हैं गाइज? खतौनी बोल देते हैं। तो आप याद रखेंगे, भू राजस्व में इसका कहीं पर भी वर्णन नहीं किया गया है। अब अगर बात करें खतौनी में खानों की संख्या कितनी होती है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आ चुका है। खसरे में जैसे हमने पढ़ा 22 खाने होते हैं, तो ऐसे ही खतौनी में खानों की संख्या 13 होती है। कितनी होती है? 13। आप इसको याद रखेंगे, खानों की जो संख्या है गाइज वो आपकी 13 होती है। अब खतौनी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? खतौनी में क्या रजिस्टर्ड होते हैं? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि गाँव के खसरों का प्रयोग करके, गाँव के खसरों का प्रयोग करके जमीनों की सूची बना दी जाए, किसी परिवार की जमीन की सूची बना दी जाए, किसी परिवार के जमीनों की सूची बना दी जाए, तो वही क्या कहलाता है? आपका खतौनी कहलाते हैं। तो खतौनी से हम क्या पता करते हैं? खतौनी से हम अपनी ज़मीन के ब्यौरा के बारे में पता करते हैं। हमारे पास कितनी ज़मीन है, उसका कहाँ कहाँ उसकी सीमा है, तो इन सभी के बारे में कहाँ रजिस्टर्ड होता है? खतौनी में रजिस्टर्ड होता है। तो ऐसा भी हम गाइस बोल सकते हैं कि किसी भी परिवार के सभी खसरों की सूची, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, किसी भी परिवार के सभी खसरों की सूची,
सभी खसरों की सूची खतौनी में दर्ज होती है। इसको भी याद रखेंगे, किसी भी परिवार के सभी खसरों की सूची खतौनी में दर्ज होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खसरा मैं आपको पहले बता चुका हूं होता क्या है। आप खसरा और खतौनी में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। खसरा यानी एक प्रकार का नक्शा ही होता है। हम बोल सकते हैं कि गाँव में पट्टी नंबर बनाए जाते हैं, उन पट्टी नंबर में ज़मीन का मालिक कौन है या उस ज़मीन पर कौन सी फसल उगाई जा रही है, ये सब जो होते हैं वो खसरा में लिखा जाता है। और फिर इन सभी खसरों का वर्णन जो होता है वो खतौनी में, हम बोल सकते हैं सभी खसरों की सूची जो होती है उसको मिला करके एक खतौनी बना दी जाती है। तो हम बोलेंगे कि खसरों के माध्यम से ही खतौनी बनाई जाती है। तो इसीलिए कई जो खसरा होते हैं, एक और बात मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, जो खसरा होते हैं वो अपने आप में अधिकार अवलेख नहीं होते हैं। अपने आप में क्या नहीं होते हैं? अधिकार अवलेख नहीं होते हैं। लेकिन हम ऐसा बोल सकते हैं कि खसरा अधिकार अवलेख की आधारशिला होते हैं। क्या होते हैं? अधिकार अवलेख की आधारशिला। तो आप याद रखेंगे कि अधिकार अवलेख की आधारशिला कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आधारशिला। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी भी ज़मीन का आप नक्शा ही नहीं बनाओगे, किसके नाम पट्टी नंबर, इसका मालिक कौन है, अगर आप यही नहीं बनाओगे तो फिर आप कैसे कोई अभिलेख तैयार कर सकते हो? तो सबसे पहले तो खसरा ही बनाना पड़ेगा ना, पट्टी नंबर देना पड़ेगा, इसका मालिक कौन है, कौन सी फसल उगाई जा रही है, इन सभी का वर्णन खसरा में ही तो नोट होगा। फिर इसके माध्यम से क्या बनाई जाएगी? खतौनी बनाई जाएगी। ठीक है। और फिर खतौनी जो होती है पूरा जो बाद मतलब एक साल पूरा होता है, उस वर्ष में लेखपाल जो होता है वो 3 बार दौरा करेगा आपकी खरीफ की फसल में, रबी की फसल में और जायद की फसल में। तो इन विभिन्न पहलुओं पर जो भी जो आपका वर्णन होगा वो इसमें रजिस्टर्ड वो कर देगा। तो गाइज़ ये थी खतौनी, आपको आसानी से समझ आ गई होगी, और अगर नहीं आई है तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा देखिएगा, आपको निश्चित ही समझ में आ जाएगी। चलिए देखते हैं गाइज़ लेखपाल का अगला डॉक्यूमेंट कौन सा होता है। तो चलिए गाइज़ हम और डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानते हैं। अगला डॉक्यूमेंट्स है सीमा घोतक चिन्हों की सूची। ये भी लेखपाल के पास रहती है। सीमा घोतक चिन्हों के माध्यम से लेखपाल किन विवादों का निपटारा करता है? तो उसमें पहला है आपका बंदोबस्त चिन्हों का वर्णन इसमें होता है। जो भी आपके बंदोबस्त चिन्ह होते हैं, अगर आप बंदोबस्त को समझना चाहते हैं तो ग्राम विकास की 4 लेक्चर वीडियो पहले कवर हो चुकी हैं, उनमें हमने बंदोबस्त को पढ़ा है। आप जाकर के वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बंदोबस्त चिन्हों का वर्णन रहता है इसमें। इसके अलावा बात करें हम विवादाग्रस्त भूमि या सीमा विवाद जैसे मामलों के लिए भी सीमा घोतक चिन्हों की सूची बहुत आवश्यक होती है। किसी भी भूमि का विवाद हो गया या किसी भी मान लो जमीन को लेकर के सीमा विवाद चल रहा है, जैसे कोई कह रहा है कि यह मेरा खेत है या कोई कह रहा है इतना खेत मेरा, यहाँ से ज़मीन मेरी है। तो इस प्रकार के जो विवाद हैं उनको सुलझाने के लिए लेखपाल अपने पास सीमा घोतक चिन्ह रखता है, जिससे पता लगाया जा सके कि यह ज़मीन वास्तव में किसकी है, इस पर मालिकाना हक किसका है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सीमा घोतक चिन्ह जो होते हैं आपके, वो खसरा में नत्थी रहते हैं। वो कहाँ पर नत्थी रहते हैं? खसरा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, आप इसको मोस्ट कर लीजिएगा। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है कि सीमा घोतक चिन्हों की जो सूची होती है वो नत्थी कहाँ रहती है। तो आप धोखे में खतौनी मत लगा देना, यहाँ पर आपको लगाना है खसरा में यह नत्थी होती है। जबकि खसरों का प्रयोग करके हम क्या बनाते हैं? खतौनी बनाते हैं। खसरों का प्रयोग करके हम जमीन का एक पूरा ब्यौरा दर्ज कराते हैं तो वह खतौनी में दर्ज होता है, वो खतौनी कहलाता है। जबकि खसरा एक प्रकार से नक्शे होते हैं। मैंने आपको बताया कि पट्टियाँ किसके नाम है, या हम खसरा से ये पता लगाते हैं कि यह ज़मीन किसकी है और इस ज़मीन में कौन सी फसल को बोया जा रहा है, कौन सी फसल उगाई जा रही है। इस सभी जो ब्यौरा रहते हैं इस प्रकार के सभी वो खसरा में रजिस्टर्ड रहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं दिनचर्या या बही या डायरी की। तो गाइस दिनचर्या या बही डायरी आप समझ ही पा रहे होंगे। दिनचर्या, इसमें दिन प्रतिदिन के कार्यों का ब्यौरा रहता है। इसमें दिन प्रतिदिन के कार्यों का ब्यौरा रहता है। ठीक है। दिनचर्या या वही डायरी में जो भी लेखपाल करते हैं उन सभी को यहाँ पर रजिस्टर्ड करते हैं। इसके अलावा बात करें तो जो 1 अगस्त से शुरू होता है पूरा, और 1 अगस्त से लेकर के गाइस आपका 31 जुलाई तक का पूरा ब्यौरा इसमें रजिस्टर्ड होता है। फिर वार्षिक जो भी होते हैं उसके जो वार्षिक जो भी कृत्य किए जाते हैं एनुअली, तो वो इसमें रजिस्टर्ड होते हैं। और 1 साल का जितना ब्यौरा है उसको फिर तहसीलदार चेक कर सकता है या जो बड़े अधिकारी हैं वो चेक करते हैं इसको। ठीक है। तो हमने दिनचर्या वही डायरी को अच्छे से समझा। अब हम बात करते हैं किसान बही की। एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है गाइस किसान बही। किसान बही
अगर बात करें किसान बही को तो 10 रुपये दे करके लेखपाल से इसको प्राप्त किया जा सकता है, मात्र 10 रुपये। तो आप इसकी वैल्यू को याद रखिएगा, किसान बही प्राप्त करने के लिए आप 10 रुपये खर्च करिएगा, लेखपाल आपको किसान बही प्रदान करा देगा। लेकिन अब होता क्या है, किसान बही में वास्तव में क्या दर्ज होता है, तो किसान बही में ज़मीन का प्रकार, ज़मीन की मात्रा और हक संबंधी, ये सब लिखा रहता है उसमें। आप याद रखेंगे ज़मीन का प्रकार, ज़मीन की मात्रा कितनी है, इसके अलावा हक किसका है, इन सभी पहलुओं के बारे में किसान बही में रजिस्टर्ड रहता है। कितने रुपए में, तो 10 रुपये प्राप्त करके आप इसको लेखपाल से ले सकते हैं। चलिए गाइज हम देखते हैं और कौन कौन से कागजात हैं जो लेखपाल के पास रहते हैं। तो गाइज अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका नक्शा। इस नक्शे को हम पहले ही गाइज क्या सजरा भी बुला सकते हैं, अगर आ जाए कि सजरा क्या है तो एक प्रकार का नक्शा होता है। तो गाइज होता क्या है कि लेखपाल जो होता है वर्ष में कम से कम 3 बार अनुरक्षण करता है। नक्शे के लिए कितनी बार करता है, वर्ष में 3 बार अनुरक्षण करता है। 3 बार कौन कौन से हैं, पहला तो खरीफ की फसलों के लिए हो गया, दूसरा आपका रबी की फसलों के लिए हो गया, और तीसरा आपका जायद की फसलों के लिए अनुरक्षण होता है। 10 अगस्त डेट आपको याद रखनी है कि यहाँ से अनुरक्षण प्रारंभ होता है, रबी के लिए 1 जनवरी से और आपकी जायद के लिए 1 मई। तो ये आपकी डेट हैं जो कि 3 बार अनुरक्षण करने के लिए इसमें लेखपाल उत्तरदायी होता है। और बात करें तो इन सभी पहलुओं को कौन सी फसल उगाई जा रही है उसका नाम सभी आपके खसरा में रजिस्टर्ड कर दिए जाते हैं, इसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और गाइज जो अनुरक्षण कहलाता है वही एक प्रकार से पड़ताल कहलाता है। क्या कहलाता है, पड़ताल। तो जो 3 बार दौरा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पड़ताल। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लेखपाल के द्वारा पड़ताल क्या कहलाती है, तो ऑप्शन में अगर अनुरक्षण दिया रहे तो अनुरक्षण, क्वेश्चन अगर ऐसा बन जाए कि लेखपाल के द्वारा जो आपके खरीफ या रबी या जायद इन प्रकार की फसलों के लिए जो भी दौरा किया जाता है और दौरा क्या कहलाता है, तो वो कहलाती है आपकी पड़ताल। तो चलिए गाइस देखते हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स जो लेखपाल के पास मौजूद रहते हैं। तो गाइस अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है गांव रजिस्टर। कौन सा है, गांव रजिस्टर। गांव रजिस्टर क्या होता है, कलेक्टर के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में तैयार किया जाता है। कलेक्टर के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में इसको तैयार किया जाता है। ठीक है, इसमें गांव के प्रमुख पहलुओं के बारे में जानकारी होती है। ठीक है, तो गाइस आज हमने डिस्कस किया लेखपालों के प्रमुख डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो वो अपने पास रखते हैं, जिनके द्वारा वो है अपने कार्यों को संपन्न करते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लेखपाल के पास जो मापन इकाइयाँ रहती हैं उनके बारे में फुल डिस्कस करेंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना और अपनी फैमिली का।